अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट है। अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। छठे मरीज ब्रजनंदन राय की भी मौत की खबर है। देर शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतकों का आंकड़ा अब 5 से बढ़कर 6 पर पहुंच चुका है। 17 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कई कर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तो बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक दुखद खबर और सामने आई। प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। प्रियांक, एक और आंकड़ा बढ़ गया। छठे मरीज ब्रजनंदन राय की मौत हो गई है। इनके बारे में क्या जानकारी है? जी, ये मौत जो है कल शाम में ही हो गई थी और इसकी प्रशासनिक पुष्टि जो है वो कर दी गई है। कुल 6 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है और 17 मरीज जो हैं वो उनका इलाज जो है अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिसमें कुछ का इलाज पटना में भी चल रहा है, जहां स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे। तो जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ था और आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब तक कुल 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्रजनंदन राय जो ये वही व्यक्ति है, ये वही मरीज हैं जिनको लेकर परिजन जो है परेशान थे कि उनका बॉडी जो है वो नहीं मिल रहा था। कई घंटों के बाद उनकी बॉडी जो है एक दूसरे अस्पताल में रखा गया था जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन देर शाम उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। उन्हें रेफर कर दिया गया था पटना में, लेकिन फिर सूचना मिली कि उनकी मौत भी हो गई है। तो अब इस पूरे मामले में 5 से बढ़कर 6 लोगों की मौत हो चुकी है और उम्मीद किया जा रहा है कि अब आगे यह आंकड़ा न बढ़े, क्योंकि जो भी मरीज है उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके की घटना है तो कुछ भी आगे हो सकता है। जी, बाकी जो 17 मरीज हैं उनकी हालत क्या स्थिर है? जी, अलग अलग मरीज जो हैं, जैसे वो कुछ पटना में भर्ती हैं, कुछ मुजफ्फरपुर के आसपास निजी अस्पतालों में, कुछ सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं और सबकी स्थिति जो है फिलहाल कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है, कुछ की स्थिति स्थिर है। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी निगरानी रखे हुआ है और जिला प्रशासन भी, कि उन सबके इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। तो ऐसे में सब पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उन सबकी स्थिति जो जल्द से जल्द सुधर जाए। प्रियांक, एक अपडेट जांच पर भी दे दीजिए। जो टीम है उसका गठन किया गया है, क्या कार्रवाई अब तक बढ़ पाई है? जी, इस मामले में जांच टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन एफआईआर कल जिस तरीके से कमिश्नर वहां पर पहुंचे थे गिरिवर दयाल सिंह, उन्होंने आदेश दे दिया गया था कि जो अस्पताल प्रबंधन है उसकी लापरवाही तो सामने आई ही है। अग्निशमन फायर सिस्टम को लेकर कई लापरवाही सामने आई है और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन की जो रवैया था वह काफी बिना कोई सहयोग उसके द्वारा नहीं किया गया था। तो इसको लेकर एफआईआर का आदेश हुआ था और एफआईआर हो भी गया है और इसमें कई कर्मी जो है उन्हें हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की गई है। कहीं न कहीं एफआईआर करके कार्रवाई तो अब तेज हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बड़ा मामला है तो उसको लेकर अब बृहद स्तर पर जांच की जा रही है और देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलता है। हालांकि अब तक फायर सेफ्टी को लेकर पूरी तरीके से जो अस्पताल है वह फेल है, कई तरह की कमियां उसमें दिख गई है। तो इन सब चीज को लेकर कार्रवाई तय है। प्रियांक, अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो मरीज यहाँ अलग अलग वार्डों में भर्ती थे, क्या सब वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं? वहां पर क्या कुछ चल रहा है अस्पताल के अंदर अभी फिलहाल? जी, जैसे कि जिस वक्त ये घटना घटी है उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भेजा गया, कुछ निजी अस्पताल में भेजे गए। उसमें कुछ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। 3-4 मरीज ऐसे थे जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो जिन्हें पटना में रेफर किया गया है। तो पटना के मेदांता में भी कुछ भर्ती हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी पहुंचे थे। मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना था। तो अभी वहाँ सब जगह उनका इलाज चल रहा है। कुछ मरीजों का इलाज मुजफ्फरपुर के ही कई अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। चलिए, शुक्रिया प्रियांक। तो इस कार्रवाई पर आप नजर बना करके रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तुरकोलिया थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के फरार आरोपी अफरीदी के घर पहुंचकर कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया है। डुगडुगी बजाकर ये फरमान सभी को सुनाया गया। मधुबन थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार रोशन कुमार, अर्जुन कुमार, राहुल महतो, रामलखन महतो समेत 5 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को भी आरोपियों के बारे में जानकारी दी है और सतर्क रहने की अपील की।
भीषण गर्मी से परेशान देशवासियों को राहत की खबर है। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की एंट्री होगी। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी तो इसका असर कई शहरों में देखने को मिला। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला, जहां धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से धूल भरी आंधी कल देर शाम चली थी और तेज बारिश हुई थी। और देखिए प्रकृति का किस तरीके से ये नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर कई जगहों पर पेड़ गिर गए। जल जमाव की स्थिति कई इलाकों में है। भीषण गर्मी से परेशान देशवासियों को राहत की खबर है। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की एंट्री होगी। बताया जा रहा है कि केरल में मानसून में 4 दिन बाद दस्तक दी है। ऐसे में एमपी में भी मानसून 4 दिन की देरी से आएगा, यानी मानसून के 22 जून को आने की संभावना है। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी तूफान के साथ भोपाल में जोरदार बारिश हुई। आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। करीब आधा घंटे तक भारी बारिश हुई। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक एमपी में इस बार सामान्य से कम बारिश होगी। मानसून का जो डेट है मध्य प्रदेश में वो लगभग 18 के आसपास है। 18 जून के आसपास आ जाता है। 15 से 20 के आसपास और मैक्सिमम 18 तक आ ही जाता है। और अभी चूंकि इस बार अपना मानसून 4 दिन लेट हो गया है, जो 1 तारीख को केरल टच कर जाता था, वो इस बार अपना 4 तारीख में हुआ। तो 4 दिन और अपन भी ऐसा ही लेट मान के चले कि अपने पास भी 18 की जगह अब 22 के आसपास मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना रहेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ भी धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी भारी तूफान देखने को मिला। ऐसा तूफान हर किसी को हैरान कर रहा है। कई जगह पेड़ गिरने की बात कही जा रही है। उधर गुजरात में भी बारिश देखने को मिली। तेज आंधी के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं से बवंडर जैसी स्थिति बन गई, जिसके कारण अहमदाबाद आने वाली 10 से ज्यादा उड़ानों को दूसरे शहर की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। राजस्थान में मानसून की एंट्री 25 से 30 जून के बीच होने की संभावना है। अगले 7 दिनों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक मानसून पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की रफ्तार बढ़ेगी। इस साल मानसून सामान्य से 4 दिन देरी से केरल पहुंचा। 1.5 महीने में पूरे देश को मानसून कवर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां ठनका की चपेट में आने से मां और बेटी की मौत हो गई है। मामला खवासपुर पंचायत का है। खेत में काम करने के दौरान मां और बेटी ठनका की चपेट में आ गई, जिससे कि घटनास्थल पर उन दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच हो रही है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई। शव मृतकों के घर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही मां बेटी खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान ये ठनका की चपेट में आई, जिससे कि मौके पर दोनों की जान चली गई। टेंडर माफिया रिशु श्री का मामला, ईडी की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। रिशु श्री के कई आईएएस से करीबी संबंध हैं। एक आईएएस के नाम का इस्तेमाल रिशु करता था। सरकारी टेंडर मैनेज रिशु करता था। कई आईएएस को ये भैया कहकर बुलाता था। तो देखिए लगातार जांच चल रही है और इस जांच में कई अहम खुलासे ईडी की तरफ से किए गए हैं कि रिशु श्री के कई आईएएस से करीबी संबंध थे, जिनका इस्तेमाल वो बखूबी करना जानता था। कई ऐसे आईएएस थे जिनको भैया कहकर संबोधित करता था। सरकारी टेंडर ये रिशु मैनेज करता था। तो टेंडर माफिया रिशुश्री का यह मामला, रिशुश्री जिसके घोटाले और
अकूत संपत्ति जिस तरीके से इसने खड़ी की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो चल रही है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, ये भैया वाले आईएएस कौन कौन थे, क्या और खुलासे हुए हैं? देखिए, ये भैया वाले आईएएस जो हैं वो कई, जिसमें एक नाम जो है योगेश कुमार सागर का भी है, और उसके अलावा संजीव हंस, जिनके विरुद्ध पूर्व में ईडी ने कार्रवाई की। उसके साथ और भी कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको ऋषि भैया का संबोधित करता था, और उनकी हनक दिखा करके जो सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे उनके बीच अपनी कह सकते हैं धौस दिखाता था। और अब इन सभी तथ्यों की जांच जो है वो एसबीयू कर रही है। ईडी भी अपने स्तर से इन मामलों की जांच जो है वो दोबारा से शुरू कर दी है। और जैसा पहले हमने बताया अपनी खबरों के माध्यम से कि जल्द ही ईडी जो है वो ऋषि को रिमांड पर लेगी और फिर से पूछताछ करेगी। वैसे हम बताते चले कि लगभग हजारों पन्ने के जो जांच से जुड़े जो दस्तावेज हैं उसमें कई बातों का खुलासा किया है ईडी ने, कई चौंकाने वाले जो है तथ्यों को सामने रखा, और अब उन्हीं के आधार पर एसबीयू की टीम जो है वो लगातार छपवाड़ी की कार्रवाई कहे या फिर जांच की कार्रवाई कहे आगे बढ़ा रही है। और जैसा कि जो अधिकारी गलियारे से जो जानकारी मिली है कि जल्द ही जो है इस मामले में और भी कई जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे जो अधिकारी गलियारे से आते हैं वो बेनकाब होंगे। दूसरी तरफ जो है एसबीयू जो है वो योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के विरुद्ध जो है एफआईआर करने की तैयारी जो है वो कर रखी है, और जल्द जैसे ही जो राज्य सरकार है उनके तरफ से अनुमति मिलेगी तो योगेश कुमार शर्मा और अभिलाषा कुमारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करेगी, और बाकी के जो बेनकाब चेहरे हैं उनको उनके चेहरे से नकाब हटाने का काम करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अमित। और वहीं पटना में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हुए। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से पटना से दिल्ली गए और नितिन नवीन को बीजेपी के कई नेता रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ट्रेन से सफर कर नितिन नवीन ने वैश्विक संकट को देखते हुए लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया है कि जिस तरीके से सरकार अपील कर रही है कि आप अपने खर्चे बचाएं और सफर को लेकर भी आप बचत कर सकते हैं। तो देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो तेजस ट्रेन से सफर करते हुए देखे गए। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। प्रणव झा कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। 18 जून को चुनाव होना है, 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। बता दें कि शिबू सोरेन, दीपक प्रकाश की ये दोनों सीटें खाली हुई हैं, और इस को लेकर के बड़ी खबर कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा श्री प्रणव झा के तौर पर किया गया है। 18 जून को चुनाव होना है, तो प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। 2 सीटें खाली हुई है, एक शिबू सोरेन की, और शिबू सोरेन को लेकर के लगातार यही माना जा रहा है कि जो उनकी सीट खाली हुई है वो सोरेन परिवार से ही, और दूसरी तरफ दीपक प्रकाश की सीट खाली हुई है और कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार की घोषणा प्रणव झा के तौर पर कर दी गई है। और वहीं बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ टीचर ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षकों के नाश्ते में कीड़ा मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी। ट्रेनिंग कर रहे करीब 233 शिक्षक जब नाश्ता करने पहुंचे तो एक शिक्षक की पूरी के बीच एक बड़ा कीड़ा निकला, और इसके बाद शिक्षकों ने खाना खाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल निशा यादव ने बताया कि वरीय अधिकारी को इसकी जानकारी भी दी गई। संबंधित एजेंसी के खिलाफ भी पत्र लिखा गया है। पिछले 6 दिन से जारी पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र नेता पीयूष पुजारा का आमरण अनशन खत्म हो गया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने मिठाई खिलाकर अनशन खत्म करवाया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने छात्र नेता विश्वविद्यालय का पत्र सौंपा, जिसमें छात्र नेता की मांग मानते हुए अगले सत्र से फीस में कमी की बात कही गई। छात्र नेता की मांग पर अगले सत्र में विचार का भरोसा भी दिया गया। इस मौके पर पीयूष ने कहा कि उनका एक मुद्दे पर आंदोलन समाप्त हुआ है, लेकिन छात्र हित के मुद्दों पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जिस सर ने पत्र दिया है, पत्र में आप लोगों को भी पत्र प्राप्त है। पत्र में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हम ये शुल्क को
आने वाले दिनों में, आने वाले सेशन में कम करेंगे, या उससे पहले अगर राजभवन ही इस पे कोई नोटिस कर देती है, क्योंकि हमारा ये मामला सबों को विदित है, राजभवन तक मामला है, अगर राजभवन ही इसमें बीच में मध्यस्थता कर देती है तो ठीक है, नहीं तो वो कम करेंगे। पत्र के माध्यम से हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार लोक भवन पटना द्वारा इस पर जो भी निर्णय होगा उसको तो विश्वविद्यालय को मानना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो वो माना जाएगा। और अगर बिहार लोक भवन पटना इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो अगले सत्र यानी 27-31 से शुरू होने के पहले, जब नामांकन शुरू होगा उसके पहले, विश्वविद्यालय छात्र हित में इस आवेदन शुल्क को कम करने पर विचार करेगा। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित ऐतिहासिक उलार गांव पहुंचे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस प्रसिद्ध औलार्क सूर्य मंदिर में ये उनका पहला दौरा है। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले भगवान भास्कर के दर्शन और पूजन किए और इसके बाद अधिकारियों के साथ मिलकर वो परिसर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए देखे गए। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब वो सूर्य मंदिर पहुंचे थे और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। और देखिए, दानापुर में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए पंचशील नगर में एक विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री और दानापुर विधायक रामकृपाल यादव ने हिस्सा लिया। इस दौरान 36 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मंत्री ने भरोसा दिया कि इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज दानापुर नगर परिषद के विभिन्न इलाकों के लिए माननीय नगर विकास मंत्री नीतीश कुमार जी ने कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम किया है, 36 करोड़ रुपये की लागत से 151 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। राज्यपाल जी जैसा जनप्रतिनिधि जिस बैठक का अभी मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया और जिस तैयारी के साथ ये आए, देखिए होता क्या है कि हम जनप्रतिनिधि के मन में बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन उन विषयों को हम कैसे रखते हैं और उन विषयों को कहाँ पर किस तरीके से रखा जाता है, वो हम आदरणीय राज्यपाल जी से भी हमने देखा। उस बैठक में पूरी तैयारी के साथ जिन विषयों को उनको रखना था उन विषयों को उन्होंने रखा। जो पत्र उनको मुझे देने थे मुझे उन्होंने दिए। और वहीं भारत को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया है सामने। राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तरक्की जारी है। भारत पर दबाव बनाना ट्रंप के लिए नुकसानदेह होगा। भारत रूस का प्रमुख भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और पुतिन ने इस बात की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ की। भारत के बढ़ते विकास को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। We all know very well, all those gathered here must know that India is one of the leading economies of the world that shows the highest rates of economic growth. And this is not something that comes out of the blue. This is a result of hard work that the government has been doing under the leadership of the Prime Minister Modi. Because these rates of development have been demonstrated by India, while plans and strategies are implemented, formulated by Modi as the head of the government of the Republic of India. और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता होगा। तो अच्छे संकेत अमेरिका की तरफ से। और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी बात इस तरीके से ट्रंप रखते आए हैं। India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants.
which is unfortunate that happened, but that happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास ताकत होती है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हीं की बात सुनती है जिनके पास शक्ति होती है। केवल सच होना ही काफी नहीं होता, सम्मान केवल शक्ति से ही मिलती है। दुनिया ऐसी ही कि शक्तिशाली लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, और दुनिया उन्हीं को मानती है, उन्हीं को सम्मान देती है जिनके पास शक्ति होती है। दुनिया सुनती तो उन्हीं का है जिनके पास शक्ति है, जानती सब है, यही रास्ता है। भारत ये बोल रहा है, भारत की बात सही है, लेकिन सही है इसलिए बात नहीं मानी जाती, लाठी है इसलिए बात मानी जाती है। ये दुनिया ऐसी है। हम देखते हैं बल संपन्न लोग अपनी मनमानी करते हैं, जिनमें बल नहीं है वो नीचे मुंडी डाल के उनको मानना पड़ता है। चाहे तो किसी देश को एकदम हथिया लो, चाहे तो किसी पर बम डाल दो। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। 61 साल के हो चुके आमिर तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने मुहर भी लगा दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरी बार दुल्हा बनेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। गर्लफ्रेंड गौरी बनेंगी दुल्हनिया। आमिर खान ने खबर पर लगाई मुहर। आमिर और गौरी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है, दोनों अक्सर साथ में भी दिखाई देते हैं। अब दोनों दोस्ती से आगे निकलकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आमिर खान इस वक्त अमेरिका में है, जहां से उन्होंने अपनी शादी की खबर को कंफर्म कर दिया है। आमिर ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से बातचीत के दौरान बताया कि वो अगले महीने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ शादी करेंगे। आमिर ने इसी साल अपने जन्मदिन पर गौरी के साथ रिश्ते को सार्वजनिक किया था। उन्होंने बताया था कि दोनों पिछले करीब 1.5 साल से रिलेशनशिप में हैं। आमिर ने यहाँ तक कहा कि दिल से तो वो पहले ही गौरी से शादी कर चुके हैं, लेकिन अब वो इस रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं। गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं, जो एक बिजनेस वुमन है और साथ ही फैशन प्रोफेशनल भी। आमिर से वो 14 साल छोटी हैं। आमिर ने बताया कि शादी समारोह निजी होगा। आमिर खान की लोकप्रियता सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं है, उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। साल 1986 में रीना दत्ता से पहली शादी, फिर साल 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की थी। 2 शादियों से आमिर के 3 बच्चे भी हैं। अब वो साल 2026 में तीसरी शादी करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें उनके फैंस की शुभकामनाएं मिलने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।